हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट बुक का 60 क्वेश्चंस के एमसीक्यू के साथ सेट नंबर 34। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा और साथ ही साथ हम आपको होमवर्क भी देंगे कि होमवर्क आपको क्या पढ़ना है कल का। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल के क्यूज में जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसके राइट आंसर का। क्वेश्चंस ये था कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य। तो ध्यान दीजिएगा, जिन तत्वों के बातम कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, शून्य इलेक्ट्रॉन रहता है, उनको हम कहते हैं अक्रिय तत्व। ठीक है, और उनको हम लोग 18वें समूह के तत्वों को कहा जाता है, जिसे हम लोग शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता है कि आप अपने होमवर्क को लेकर के कितना सीरियस हो। क्या आप अपनी होमवर्क को कंप्लीट करते हो, इस वीडियो को देखते हो, नहीं देखते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जितने लोग भी देखते हैं मैं उतने में संतुष्ट हूँ। वो अपनी तैयारी को लेकर के काफ़ी सीरियस है तो डेफिनेटली वो तो अपना तैयारी करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, तो चलो मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना है आपको, मैं बस गाइड करूँगा। मैं आपको होमवर्क देता हूँ ताकि आप अपनी मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सको। चलो कोई बात नहीं, आज का मैं होमवर्क आपको देता हूं, यानी कि 24 फरवरी को पूरे दिन में आपको इस होमवर्क को कंप्लीट करना है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है कि कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे, और यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रेगुलर अगर आप इस टॉपिक्स को फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के इसमें स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव और वान हेस्टिंग्स। ये 2 पॉइंट्स आपको पढ़ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक बनते हैं और आने वाले जो भी अब टॉपिक्स होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होगा। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको सूर्य ताप और वायुमंडलीय दाब को पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट पेज नंबर आपका मिल जाएगा 85। ये सब्जेक्टिव लूसेंट की बात कर रहा हूँ हम, 85 में आपको देखना है। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति यानी पॉलिटी में राष्ट्रपति में आपको देखना है पेज नंबर 164-65। और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी मुद्दे उसमें दी गई हैं, जैसे योग्यताएँ हो, अधिकार हो, उन सभी चीज़ों को आप इसमें कंप्लीट करिएगा। ठीक है ना। बायोलॉजी में देखिए, तो बायोलॉजी में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मानव शरीर के तंत्र, जिसमें पाचन तंत्र और पाचन, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। छोटी आंत, आमाशय, ये सभी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। पेज नंबर कितना है लूसेंट का? सब्जेक्टिव 251 पेज नंबर आप देख लीजिएगा। दिसंबर करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, तो और मैं आपको रिवाइज के लिए भी मौका दे रहा हूँ। आप भी आप रिवाइज कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, तो दिसंबर पूरा करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा। तो ये है हमारी होमवर्क 24 फरवरी की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना होमवर्क देख लिया होगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा हड़प्पा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताई जा रही है, क्वेश्चंस को पढ़िए और जल्दी से कमेंट करने की कोशिश कीजिए। यार कमेंट करने में इतनी कंजूसी करते हो, मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, आपके लिए कहता हूँ, ताकि क्वेश्चंस को पढ़ करके राइट आंसर आप देने में सक्षम हो सकें, तुरंत क्वेश्चंस को पढ़कर राइट आंसर दे सकें, इसलिए मैं बोलता हूँ। देखिए, हड़प्पा से संबंधित कुछ पॉइंट्स है। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। अगर पूछ ले कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो ये रावी नदी के किनारे बसा है। खोजकर्ता इसके कौन थे? रखालदास बनर्जी। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये सभी के सभी हैं, लेकिन लोक कल्याण का उल्लेख प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चंस को पढ़िए और जल्दी से कमेंट करने की कोशिश कीजिए। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कपिल मुनि के द्वारा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, लैमार्क के द्वारा। ठीक है, लैमार्क को टिक करेंगे। देखिए, लूसेंट को अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है और आपको कंफ्यूज भी करते हैं यार कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। हम यहाँ पे अच्छी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको रेगुलर 8 बजे शाम को देते हैं, ताकि 50 क्वेश्चंस में आप काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट तैयारी को कंप्लीट कर सको। लेकिन उसमें भी आप ढिलाई कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं है। चलो कोई बात नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है। ये सभी क्वेश्चंस लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से ही हैं यार, बस क्वेश्चंस को आप पढ़िए और राइट आंसर को टिक कीजिए। बहुत बार आपने बुक को पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा सिलिडेट्रा, ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स भी मैंने नोट डाउन किया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कोरल रीफ से संबंधित, प्रवाल भित्तियों से संबंधित, तो क्या होते हैं देखिए। प्रवाल भित्तियाँ या फिर प्रवाल सेल श्रेणियाँ, कोरल रीफ इंग्लिश में कहते हैं, समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो कि प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। कैल्शियम कार्बोनेट के इन भव्य सेल श्रेणियों का निर्माण प्रवालों के प्रजनन, अंडों या फिर मुकुलन के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट्स पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा होता है, तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था या फिर करने वाला कौन था। तो ध्यान दीजिएगा कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और कभी कभी पूछा था कि इसमें कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बंगाल के नवाब में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 से 1856 में क्रीमिया युद्ध, ठीक है, क्रीमियम युद्ध कह सकते हैं, क्रीमिया युद्ध कह सकते हैं, के बीच लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, रूस और तुर्की के मध्य लड़ा गया था। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स भी मैंने नोट डाउन किया जो कि आपको पढ़ करके नॉलेज के लिए रखना है। देखिए क्रीमिया युद्ध पढ़ सकते हैं कि जुलाई 1853 से मार्च 1856 तक काला सागर के आसपास लड़ा गया था, जिसमें तुर्की के साथ फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया एक तरफ थे और दूसरी ओर महत्वाकांक्षी रूस था। आगे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि क्रीमिया का युद्ध एक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि क्रीमिया के युद्ध की शुरुआत रूस ने तुर्की के विरुद्ध में यरूशलेम स्थित बेहतलम के चर्च की चाबियों को लेकर के की थी और अपने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षी के कारण इंग्लैंड, फ्रांस, सार्डिनिया यानी इटली इसमें जो कि शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया फ्री मॉक टेस्ट, जिसमें आपको हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे फ्री बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कराया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे अनअकैडमी के साथ एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, कि बीपीएससी के काफ़ी अच्छे एडुकेटर्स के द्वारा पेपर को डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अनअकैडमी को आज ही ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे जो कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको हमारे कोड निरंजन 10 का यूज़ करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मंडे टू सैटरडे 7 बजे शाम को बीपीएससी करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास, जिसमें 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में कराए जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं तो उसमें आपको प्राइज़ भी दिए जाएंगे, जो कि हर दिन आप प्राइज़ को जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था। प्रथम जनगणना की बात की जा रही है और ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ और मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ। प्रथम जनगणना, यहाँ पे नियमित जनगणना की बात नहीं की जा रही है। नियमित कहा जाता तो वहाँ पे हम लोग रिपन को टिक करते। और प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, यानी हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जबकि नियमित जनगणना 1881 में हुआ था, जो हम लोग वर्तमान में 10 वर्षों पर देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो हमारा इंडिया है वो कुल क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कह सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2.42%। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। करेक्ट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। किस रक्त समूह में कोई रक्त जो कि कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो देखिए एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण हम इसको कह सकते हैं कि डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल जो कि डोनर। ठीक है, यानी कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है, सर्वात्रिक दाता कहा जाता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है।
विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ही इसके बारे में बताया था। विक्टोरिया जो झील है वो तंजानिया, केन्या और युगांडा के मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील माना जाता है। जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? जैव शक्ति सिद्धांत, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, बिल्कुल कंजूसों वाली हरकत मत करें। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं कि आप लोग इतना सोचते हो लाइक करने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? और वो कार्बनिक यौगिक हम कह सकते हैं सेलुलोज। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली ही नहीं, अन्य जो भी पशु है, जंतु है, आप उनके देख सकते हैं कि उनकी आंखें रात में चमकती है। इसका कारण क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेपिटम लूसिडम के कारण, यानी एक प्रकार का ये उत्तक का परत होता है, इसके कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? अजातशत्रु को कुड़ी कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? अरावली। ठीक है, अरावली को टिक करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक के रूप में किसे माना जाता है? तो लाइकेंस और मॉस को। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महत्वपूर्ण संधियों के संबंध में विचार कीजिए और सही उत्तर चुनें। तो बताइए कौन यहाँ पे सही तरीके से मैच किया गया। अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे बात करना है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, और इस युद्ध में टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो बताइए कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और वांडीवास कहाँ पे पड़ता है मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए तो वांडीवास किस स्टेट में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। कौन सा मिलान गलत है? तो कोई नहीं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा एडवोकेट जनरल, जिसको हम लोग हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। देखिए, महाधिवक्ता के संबंध में बात करें, पहला पॉइंट्स की राज्य के महाधिवक्ता की अवस्था जो है अनुच्छेद 165 में की गई है। बिल्कुल सही है कि प्रावधान 165 में किया गया कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल होगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये पॉइंट गलत है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो केवल और केवल एक को टिक करेंगे, सही आंसर होगा केवल एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। और ये अधिकार किसे? महाधिवक्ता को। ठीक है, वो जाकर के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। संसदीय समिति मैंने आपको होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए, आई होप कि आपने अपना होमवर्क को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। तो उसमें अपने प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो लोक लेखा समिति के संबंध में आपको बता दूं कि 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो कि राज्यसभा से। ठीक है, तो कुल सदस्य 22 होते हैं। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से, ध्यान रखिएगा। चलिए हम एक एक करके मैच करते हैं। अगर हम यहाँ पे पहला देखिए 1775, चलो इस तरह से देखते हैं और इस तरह से मैच करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824। यहाँ पे हम 1824 को मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी का फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट के साथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि 1838 से लेकर के 42 तक हुआ था, यानी कि डी का 2 के साथ। तो डी का 2 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था सूरत के संधि के तहत स्टार्ट हुआ था, यानी 1775 से 1782 तक सलवाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे 3 का फर्स्ट के साथ मैच कर सकते हैं। तो ए का 3 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जस्ट मैंने अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे 1782 में स्टार्ट के 1784 तक चला था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट भी लगा रखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर भी याद रखने की कोशिश करो। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 24 से 26, प्रथम अफगान युद्ध 38 से 42, मराठा युद्ध 75 से 82 और मैसूर युद्ध 80 से 84। और आपको पता है कि पिछली बार भी प्री में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा इस बार भी पूछे जाएंगे। युद्ध और संधि से रिलेटेड अक्सर पेपर में पूछे जाते, प्री हो या फिर मेंस हो, तो आप अच्छे से पढ़ लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में किसने हराया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा सकता है कि पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ कब था? 1781, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस युद्ध में सर आयरकुट ने हराया था हैदर अली को। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था, कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उसका ईस्वी आप कमेंट कर दो, डेट के साथ बताइएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो आपको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, करीब 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए वायुमंडल में उपस्थित गैसों के क्रम में आपको बात करना है कि कौन सही नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हम बात करें तो वायुमंडल में कितना है? 0.03%। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा 0.03%। ठीक है, आर्गन की बात करें तो 0.93% बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केवल और केवल 2 सही है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस ऑर्गन मिलता है। ठीक है, ऑर्गन कितना प्रतिशत? तो ऊपर में देखा था 9.93%, सॉरी 0.93%। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 करेक्ट आंसर हो जाता है। खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है आपका सिक्किम में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैंकिंग लोकपाल किससे संबंधित है? बताइए कि बैंकिंग लोकपाल किससे संबंधित है?
बैंकिंग लोकपाल का मतलब कह सकते हैं कि ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है, ठीक है, ग्राहकों की शिकायत का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए कि भारत में किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो सही आंसर हो जाता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का खेतरी खान आपको पता है, झुंझुनू जिले में पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सिकंक क्या है? सिकंक क्या है? आपने होमवर्क में पढ़ा होगा सिकंक। तो देखिए सिकंक के बारे में आपको बता दूं कि एक प्रकार की छिपकली होती है, ठीक है, छिपकली, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? क्रूजर नेशनल पार्क जो किस देश में स्थित है? तो ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, सब धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करना है। तो 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स में से कौन सही होगा? चलिए बात करते हैं कि करके यह 1976 में जोड़ा गया था। बिल्कुल सही है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। यानी ये 44वें संविधान संशोधन ये गलत हो गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे सही हो रहा है। ये मूल प्रस्तावना में था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया था, तो मूल संविधान में तो हो नहीं सकता। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, 1 और 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, वृक्षों का अध्ययन और झाड़ियों का अध्ययन, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, लीनियस, ठीक है, लीनियस को वर्गिकी का जनक यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। ध्यान दीजिएगा, ओजोन गैस के संबंध में, तो ये ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है, बिल्कुल सही। O3 जो होता है ओजोन का ही हम कह सकते हैं कि एक अपरूप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, पूर्णतः तो अवशोषित नहीं करती है, काफ़ी मात्रा में अवशोषित कर लेती है, लेकिन पूर्णतः कहना ये गलत बात होगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, सही नहीं, यहाँ पे गलत होना चाहिए था, सही नहीं यहाँ पे होना चाहिए था कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जो कि कथन असत्य था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरणों के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत, यानी कह सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इन चारों पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। सबसे अधिक मात्रा में जो कि नाइट्रोजन है 78.07%, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन कह सकते हैं लगभग 21%, यानी कि 20.93%, और यहाँ पे क्या था 0.03, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी कि CO2 की मात्रा है, और ये आर्गन की मात्रा 0.93%, ठीक है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम क्रमशः बताना है, यानी सूर्य का निकटतम आपको पता है कि सबसे नज़दीक बुध है और पृथ्वी का सबसे नज़दीक शुक्र है, यानी एक तरफ पृथ्वी है तो दूसरी तरफ हमारा शुक्र, कह सकते हैं विनस, और इसके पृथ्वी के जस्ट एक तरफ मंगल, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति यानी ST के प्रतिशत के बारे में, सॉरी SC जाति है ना, शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है, शेड्यूल कास्ट के जाति के प्रतिशत जो कि सर्वाधिक है किस राज्य में? तो सही आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया था कि अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत नहीं,
अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या किस स्टेट में अधिक है? तो उसके बारे में आपको जल्दी से नीचे कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोगों को याद रहता है पीछे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से बताइए कि कावरटी जो पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में ये चर्चा में था, कावरटी पक्षी अभयारण्य। तो कावेटी पक्षी अभयारण्य कह सकते हैं कि तमिलनाडु, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और ये चर्चा में क्यों था उसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया कि तमिलनाडु में चित्तरी के पास अरियालूर जिले में लोकप्रिय कावेटी पक्षी अभयारण्य में एक बड़े पैमाने पर वनीकरण अभ्यास चला था, इस वजह से ये फेमस था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस राज्य कैबिनेट ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए बाला साहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो ये हाल ही में मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने स्वर्णिम समय यानी कि शुरुआती 72 घंटे के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 125 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ बाला साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना का कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का नाम बताइए। एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का नाम क्या है? मिशन शक्ति, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मिशन शक्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी सिंगल लिंक तकनीक IATS यानी ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन किस मेट्रो ने शुरू किया? तो ये किस मेट्रो के द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली मेट्रो के द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है कि 2020 में इसका थीम क्या था? यानी 16 सितंबर 2020 को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के टाइटन पे नामक भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी को लॉन्च करने के लिए टाइटन के साथ किस बैंक ने भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की गई है SBI के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पोर्टल वेब पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? पोर्टल वेब पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया तेलंगाना के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसने माई लाइफ इन डिज़ाइन ना शीर्षक से पुस्तक लिखी है? माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो गौरी खान यहाँ पे सही आंसर होगा, गौरी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वार्षिक रिपोर्ट में भारत को 105वां स्थान दिया गया। इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान हांगकांग को दिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया गया? किस शहर में स्थापित किया गया? ऋषिकेश में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 60 MCQ कवर किया, साथ ही साथ मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना 8 PM में एक मॉक टेस्ट इसी तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि फ्री और प्लस कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है। देखिए फ्री जो होता है उसमें आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, और वहीं अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज यानी कि सब्सक्रिप्शंस को ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको हर तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा, हर तरह से गाइड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे रेफर कोड निरंजन 10 का यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने में तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस जो फीचर्स है प्लस सब्सक्रिप्शन का, उसका क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 1 मार्च से आपका ये सब्सक्रिप्शन चार्ज बढ़ जाएगा। अगर उससे पहले आप चार्ज से बचना चाहते तो आज ही हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का यूज़ करते हुए गेट सब्सक्रिप्शन करके आप जो कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा।
ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की तैयारी स्टार्टिंग से करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स और मेंस के लिए 23 फरवरी से, ठीक है। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैच इंग्लिश में स्टार्ट देखना चाहते हैं, यानी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो मिशन बीपीएससी करके फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में। 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 10 अप्रैल तक ये चलेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जाकर के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।